फॉर ईपी वेंचर, एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर। तो ये बड़ा चैप्टर है, ये मतलब पूरा सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर में से एक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर एक्चुअली में ये बात करता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन लगेगा। अगर आप एक नया एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेटिव बिजनेस करना चाहते हो तो आपको प्रिपरेशन क्या क्या करके रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बोला बिजनेस आइडिया होना जरूरी है। तो सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम, बिजनेस आइडिया का मतलब क्या है? कोई एक ऐसा आइडिया जो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और लोगों का ज़रूरत पूरा कर सके, यही है बिजनेस आइडिया। आप दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व और दूसरों का ज़रूरत पूरा करने का प्रोडक्ट उतार सकते हो तो आपका वो बिजनेस आइडिया सबसे अच्छा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसिंग बिजनेस आइडिया, एक अच्छा प्रॉमिसिंग बिजनेस आइडिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? फुलफिल कस्टमर्स नीड, इनोवेटिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए मतलब दूसरों से अलग, क्लियर फोकस एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल। ये अगर आपका आइडिया है, आपके आइडिया में अगर ये फीचर्स हैं तो फिर आपका बिजनेस आइडिया बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छा है। अब आता है सर ये सब आइडिया आएगा कहाँ से? आदमी कैसे एक अलग बिजनेस आइडिया सोच सकता है? तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया, तो हॉबीज एंड इंटरेस्ट से ये आइडिया जनरेट होता है। आपको मान लो कोई बहुत बढ़िया कोई हॉबी है, आपको लगा कि अरे वाह अगर हमको ये पसंद है, हम लोगों को ये करके दे तो लोगों का इससे कोई नीड फुलफिल हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लो आपको मतलब बहुत अच्छा पियानो बजाना आता है और आप उसमें कुछ क्रिएटिव जानते हो। नॉर्मल पियानो नहीं, नॉर्मल तो हर कोई बजा देगा या सिखा देगा। क्रिएटिव अगर आपको आता है तो आप ना उससे बिजनेस आइडिया बना सकते हो। तो आपका हॉबी से एक आइडिया निकल के है। स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी एंड एबिलिटी, आपका खुद का स्ट्रेंथ क्या है, आपका खुद का क्वालिटीज़ क्या है और आप में क्या क्या एबिलिटीज़ है, उसके ऊपर भी आपको एक आइडिया आ सकता है। आपका पर्सनल टैलेंट कुछ अलग से हो, प्रीवियस एक्सपीरियंस, मार्केट रिक्वायरमेंट्स को चेक करके, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज से बात करके, कंज्यूमर का बिहेवियर और उसके डिमांड को स्टडी करके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्टडी करके, ये सब से आपको बिजनेस आइडिया अगर आता है तो आपको नया सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया ये सब से मिल सकता है। फ्रेंचाइज से, मास मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑनलाइन मीडिया को पढ़ के, करंट ट्रेंड क्या चल रहा है उसको देख के। इसके अलावा यहाँ पे बोला साइंटिफिक रिसर्च से, मार्केटिंग रिसर्च से, ट्रैवलिंग, घूमते घूमते आपको कुछ अच्छा दिखाई दिया, क्या ये आइडिया हम भी यूज़ कर सकते हैं। कोई एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर या शो में गए थे, वहाँ देख के मिला कोई बढ़िया यूनिक बिजनेस आइडिया। फिर कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस से, आप कुछ कंप्लेंट्स पढ़े कि कंज्यूमर को ये कंप्लेन है तो आपको लगा उन कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन मेरे पास है तो आप उसको अपना बिजनेस आइडिया बना दिए। कोई लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ के या फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया पे देख के आपको कोई आइडिया मिला, दूसरों को करते देखे आपको लगा मेरे पास भी ऐसा टैलेंट है हम भी कर सकते हैं, तो वहाँ से बिजनेस आइडिया जनरेट की। ठीक है जी सर। ये सब आपको बिजनेस आइडिया का सोर्सेज हो सकता है। अगला क्वेश्चन बोला टेक्निक्स ऑफ बिजनेस आइडिया जनरेशन, क्या क्या टेक्निक आप यूज कर सकते हो जिससे बिजनेस आइडिया जनरेट हो। चीज़ों को ऑब्जर्व करो बहुत अच्छा, आप में ये टेक्निक होना चाहिए कि आप चीज़ों को अच्छा ऑब्जर्व कर लेते हो। अगर आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो आपको बिजनेस आइडिया आएगा। ट्रेनिंग से, पर्सनल एक्सपीरियंस से, रिकॉग्निशन ऑफ कस्टमर नीड, वही जो पीछे पड़े वही है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये एक अच्छा पॉइंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कहीं पे बैठ के कोई डिस्कशन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कहीं बैठ के कोई एक डिस्कशन करके 4-5 लोग आपस में ऐसी कोई चीज़ पे बातचीत करें तो वहाँ से कोई आइडिया निकला। फोकस ग्रुप, 5 से 10 लोगों का ग्रुप बनाया गया जिनको बिठाया इसी पर्पस के लिए गया कि वो कोई बिजनेस आइडिया निकाले। इंटरनेट पे रिसर्च किए, कस्टमर एडवाइजरी बोर्ड बोल के एक डिपार्टमेंट है उनसे बात किए, रिसर्च बाय सम ऑब्जर्वर, कोई और ऑब्जर्वर है जो रिसर्च किया था, आप उससे बिजनेस आइडिया निकाले। और एक बहुत बड़ा बोला मिस्ट्री ऑडिट। ये मिस्ट्री ऑडिट क्या होता है? पर्सन डिस्गाइज एज ए कस्टमर विजिट शॉप, आप कस्टमर बन के शॉप्स में गए अलग अलग और उनसे आप दुकानदारों से और वहाँ पे कस्टमर को ऑब्जर्व करके आप समझे क्या ये प्रोडक्ट हम भी लॉन्च कर सकते हैं। ये सब था आपका बिजनेस आइडिया का जनरेशन करने का तरीका। अब आता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में भी और अदर सब्जेक्ट में भी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या समझते हो? मतलब कितना टिकाऊ है
एग्जैक्टली, हाउ मच इज इट पॉसिबल, वायबल है कि नहीं, करने लायक है या नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बाय आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी, आप कैसे करते हो फिजिबिलिटी स्टडी, प्रॉब्लम देखो और उसमें अपॉर्चुनिटी को देखो, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लायक है और क्या इसमें मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, अगर मतलब कमाने का, प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी है, अगर है तो वो बिजनेस आइडिया फिजिबल पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे बोला एलिमेंट्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस करना of a viable idea through documents and analysis। कैसे एनालाइज करोगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अलग अलग टाइप का रिपोर्ट निकलेगा, अभी आगे पढ़ेंगे फिजिबिलिटी में अलग अलग टाइप का रिपोर्ट बनता है और उन रिपोर्ट्स के थ्रू आप एनालाइज करते हो ये पॉसिबल है कि नहीं। लॉजिकल बिगिनिंग टू अ लॉजिकल एंड, आप ये देखो कि क्या लॉजिकली ये स्टार्ट हो सकता है और इसका कोई लॉजिकल एंड है, मतलब पॉसिबल एंड में कोई जाके फाइनल रिजल्ट निकलने का पॉसिबिलिटी है, ये सब अगर है तब आप एक प्रोडक्ट को फिजिबल मानते हो। ठीक है, जी सर। आपको प्रपोजल ऑफ बिजनेस वेंचर को स्टडी करना पड़ेगा और फिर इन्वेस्टिंग टाइम एंड रिसोर्सेज डिपेंड ऑन, आप क्या क्या चेक करोगे, आप 4 चीज चेक करोगे फिजिबिलिटी में। पहला बात प्रोडक्ट फिजिबिलिटी, मतलब क्या ये प्रोडक्ट बनना पॉसिबल है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक एग्जांपल ले लो, आज से 20 साल पहले जब पहली बार कोई सोचा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाते हैं पेट्रोल डीजल की जगह, तो वो सबसे पहले क्या ये प्रोडक्ट बनना भी पॉसिबल है वो सोचा। अब उसका मार्केट फिजिबिलिटी देखा, क्या ये बाजार में बिकना पॉसिबल है। तीसरा देखो ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी, क्या मेरे कंपनी के लिए बनाना पॉसिबल है। और चौथा देखिए फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इसमें प्रॉफिट्स है, कमाने लायक कुछ है। तो आप मेन ये 4 चीज स्टडी किए। अब देखो हम इसका एक एरो निकाला, यहाँ पे लिखा था फिजिबल इन 2 to 3 एस्पेक्ट्स, 4 में से कोई 2 या 3 चीज पॉसिबल है तो आप उसको रिकंसिडर करोगे, मतलब फिर से चेक करना और जो वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है उसके लिए दोबारा रिसर्च करोगे। फिजिबल इन ऑल 4 एस्पेक्ट, तो आप प्रोसीड कर जाओगे आइडिया के साथ, उसके ऊपर बिजनेस प्लान बनाना स्टार्ट कर दोगे। और अगर नॉट फिजिबल इन ऑल 4 एस्पेक्ट तो आइडिया को ड्रॉप करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया टाइमिंग ऑफ फिजिबिलिटी, कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडी, कब करेंगे फिजिबल स्टडी। आफ्टर डिस्कशन ऑन सीरीज ऑफ बिजनेस आइडिया, सबसे पहले आप देखो 3 स्टेज है, आइडिया जनरेट करना, फिजिबिलिटी स्टडी करना, उसके बाद उसके ऊपर बिजनेस प्लान बनाना। तो ये बिजनेस प्लान बनाने के पहले और आइडिया सोचने के बाद का स्टेज। ठीक है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट आता है बिजनेस सिचुएशंस। एक बात देखना यहाँ पे, आप बिजनेस का 4 सिचुएशन एनालाइज करके क्या क्या टाइप का बिजनेस आप कर सकते हो। नंबर 1, नया प्रोडक्ट या नया सर्विस लॉन्च कर सकते हो। नंबर 2, उसी प्रोडक्ट में जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसमें एक नया प्रोजेक्ट ला सकते हो। हाँ, या फिर उस बिजनेस को एक्सपेंशन, अभी तक आप कलकत्ता में कर रहे थे खाली, अब आप दिल्ली मुंबई भी करने का देख रहे हो। ठीक है, और दूसरा कोई और पोटेंशियल मार्केट हो सकता है इसमें। जैसे एक मस्त एग्जांपल देते हैं, कपड़ा धोने का सर्फ बना जी, और उसी को समझते समझते कपड़ा धोने का साबुन भी बना, कि वही सर्फ का एलिमेंट को अगर हम एक सॉलिड फॉर्म में यूज करें, ये भी एक हाँ, पहले साबुन बना, चलो बाद में सब बना, जो भी है हम एक आइडिया दे रहे हैं आपको कि पहले साबुन बना, चलो उसके बाद भी उसी से सोचे कि इसके सर्फ भी बनाया जा सकता है, कि पानी में घोल के भी इसको तो कर सकते हैं। तो वही आइडिया वहां से जनरेट किया, तो पोटेंशियल मार्केट को। तो आप या तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए प्लानिंग करो, या ऑलरेडी प्रोडक्ट है उसका न्यू प्रोजेक्ट पे जाओ, या उसी बिजनेस को एक्सपेंड करने का प्लानिंग करो, या फिर आप कोई और पोटेंशियल मार्केट डिटरमाइन। ये आप 4 चीज का बिजनेस सिचुएशन आपका होता है, जिनमें से एक आप करने का कोशिश करते हैं। पर्पस ऑफ कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडी, क्यों फिजिबिलिटी स्टडी करना जरूरी है।
क्या पर्पज है इसको कंडक्ट करने का। तो सबसे पहले बोला टू एनालाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ए वेंचर और आइडिया। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस क्या है ध्यान है, नहीं याद है फुल फॉर्म इसका? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये स्वॉट एनालिसिस होती है। HW का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये इंटरनल फैक्टर है। आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस क्या है उस बिजनेस में, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है और मार्केट में क्या क्या रिस्क है इसमें। तो दो फैक्टर इंटरनल एनालिसिस, दो फैक्टर एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक है। तो अब आपका आता है क्या क्या पर्पज है, क्यों हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करने के लिए। ये स्वॉट एनालिसिस में हम क्या क्या देखते हैं, हम देखते हैं फोकस ऑन प्रोजेक्ट, अदर ऑल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल है, हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को नैरो डाउन करते हैं। मतलब पहले 10 अपॉर्चुनिटीज में से 3 को छांट के अलग किए, चलो ये 7 पे सोचते हैं, 7 में से फिर 2 अलग किए, ऐसे करते करते एक अपॉर्चुनिटी को लास्ट में यूज किए। रीजंस ऑफ ड्रॉपिंग द आइडिया, कि अगर ये बिजनेस नहीं करना है तो क्यों नहीं करना, क्या क्या रीजन है कि आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए, उसको एनालाइज करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है इसमें, एक्सेस वॉल्यूम ऑफ रिस्क, कितना रिस्क है इस काम में, ठीक। तो ये सब चीज को एनालाइज करना है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लग सकता है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड डिस्कशन मेकिंग होगा, हेल्प इन सिक्योरिंग फंड, यही रिपोर्ट आगे आपको फंड, आप भी तो अपने बैंक को या जिससे भी लोन लोगे उसको समझाओगे ना कि देखो ये आइडिया फिजिबल है, और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये सब के लिए हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, ठीक है। अगला है पॉइंट है डायमेंशंस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, क्या क्या एनालाइज करते हैं। देखो पहले तो हम आपको बताया चुका है 4 वे ऑफ एनालिसिस है, ऑलमोस्ट उसी का बात ये लोग दोबारा किया। पहले बोला प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करना, क्या ये प्रोडक्ट बनता है या बन सकता है। दूसरा चीज आप चेक करोगे टेक्निकली, इसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या लगेगा उसका स्टडी करना। तीसरा इकोनॉमिकल है, क्या ये बनाना सस्ता पड़ेगा कि नहीं, इतना ज़्यादा महंगा पड़ जाए कि जो बिकने में मुश्किल हो जाए उतना दाम में, तब तो दिक्कत ही है। लीगली अलाउड है कि नहीं। उसके बाद हम देखेंगे मार्केटिंग क्या इसका पॉसिबिलिटी है, ये ऑपरेशंस में चलेगा कि नहीं चलेगा, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पॉसिबल है कि नहीं, इसके शेड्यूल्स क्या क्या, मतलब किसके बाद क्या काम करना पड़ेगा तब जाके ये सक्सेसफुल हो पाएगा। रिसोर्सेज क्या क्या लगेगा, वो मिल सकता है क्या कहीं से। कल्चरल, उस एरिया के कल्चर के हिसाब से ये है कि नहीं है। पता चला इंडिया में आप काऊ मीट का बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो, उस कल्चर के हिसाब से वो अगेंस्ट है, बड़ा दिक्कत आएगा। फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल, इस वे में पॉसिबल है कि नहीं है। एनवायरमेंट को इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं करेगा ना कि अल्टीमेटली मेरा बिकना मुश्किल हो जाए। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को देखने के बाद आप डिसीजन लेते हो ये प्रोडक्ट बनाना है या ये प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना। आखिरी क्वेश्चन फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ अ टिपिकल फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट। एक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सबसे पहला पेज, देखो ये 20 to 40 पेजेस का रिपोर्ट होता है, ये आपके एमसीक्यू के काम का बात है कि फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट जनरली 30 to 40 पेजेस का होता है। सॉरी, इसमें सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी होता है, मतलब जहाँ पे आप सिनॉप्सिस दोगे कि आगे पूरा रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट है, एक तरीके से इंडेक्स बोल सकते हो कि इस रिपोर्ट में क्या क्या टॉपिक के ऊपर हाईलाइट की हो। तो यहाँ पे एक समरी लिख दोगे, एक इंडेक्स बना दो, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पेज या एग्जीक्यूटिव समरी पेज। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू स्टडी, मतलब इस स्टडी के पीछे आपका रैशनल लॉजिक क्या था, ये फिजिबिलिटी स्टडी करने के वक्त आपका रैशनल लॉजिक क्या था, वो आप सेकंड पेज में लिखोगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद प्रोडक्ट और सर्विस का डिस्क्रिप्शन दोगे, जो प्रोडक्ट को आप कर रहे हो, प्रोमोटर कौन है उनका डिस्क्रिप्शन दोगे, टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज होगा इस प्रोडक्ट में उसका डिस्क्रिप्शन दोगे, मार्केट असेसमेंट आप क्या किए हो उसका डिस्क्रिप्शन दोगे, आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा उसको डिस्क्रिप्शन दोगे, आपके प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इंक्लूजन ऑफ प्रोटोटाइप,
प्रोटोटाइप क्या होता है, ये वर्ड बहुत काम का है फाइनेंस में। प्रोटोटाइप मतलब होता है डेमो या सैंपल। तो क्या इसका पहले सैंपल प्रोडक्ट बना के मार्केट में उतारना जरूरी है ताकि कस्टमर को समझ में आएगा कि नहीं, वहां से समझ में आए? यस सर। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें प्रोटोटाइप जरूरी है तो सैंपल प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक पूरा यहाँ पे रिपोर्ट होगा। मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग रिक्वायरमेंट क्या होगा इसमें, मेरे प्रोजेक्ट का शेड्यूल्स क्या होगा, मतलब टारगेट एंड टाइम फ्रेम, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कितने लगेंगे, एनपीवी कितना आएगा, पेबैक कितना होगा। एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कितना मेरा फाइनल इनकम आएगा। प्रॉफिट्स का बात करेंगे आप, इसमें ये बताएंगे कितना प्रॉफिट्स का उम्मीद है। इकोनॉमिकल इम्प्लीमेंटेशन, ये इकोनॉमिकली कितना पॉसिबल है। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, और लास्ट पेज होगा अपेंडिक्स से जहाँ पे एविडेंस डॉक्यूमेंट को हम अटैच करेंगे। ये सारे रिपोर्ट्स में जिन जिन बातों पे लिखी है, अगर उनका कुछ मार्केट एविडेंस है मेरे पास तो वो एविडेंस का समरी रिपोर्ट वहाँ अटैच करें। तो ये पूरा रिपोर्ट को बोलते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट किसको देते हैं? जनरली देखो, अगर आप बिजनेस का मैनेजमेंट आपको अपॉइंट किया है तो आप मैनेजमेंट को दोगे। हम एक बिजनेस चला रहे हैं या एक बिजनेस करना चाह रहे हैं और हम आपको अपॉइंट किया कि हमको बताओ ये प्रोडक्ट बनाना मेरे लिए कितना फिजिबल है कितना नहीं है, तो अंकिता मेरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दी, फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट। ये रिपोर्ट बैंकों को भी दे सकते हैं हम लोग, कंपनी की तरफ से। मान लो आप और हम एक ही कंपनी है, हम लोग एक ही कंपनी के पार्ट है, खुद ही ओनर है दोनों ही, और हम लोग मिलकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए और जिनसे लोन लेना है या मेरा जो प्रपोज्ड या मतलब पोटेंशियल इन्वेस्टर है हम उससे बात करने जा रहे हैं, तो उसको बात करने जाएंगे अंकिता, वो तो पहला ही बात पूछेगा ना ये काम करने लायक है कि नहीं है। जी। तुम कैसे मानते हो ये काम करने लायक है, हम क्यों इस पर पैसा लगे। तो हम उसको ये पूरा रिसर्च देंगे ना कि देखो हम टेक्नोलॉजी के बारे में, मार्केट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट के बारे में पूरा एक रिपोर्ट बनाएंगे। अगला टॉपिक है बिजनेस प्लान। फिजिबिलिटी स्टडी खत्म, इस चैप्टर का पहला टॉपिक था फिजिबिलिटी स्टडी, वो खत्म। अब आता है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या है, एक रिटन एक्सप्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स विजन। आपका एक विजन क्या है उसका पूरा रिटन डॉक्यूमेंट है। ये आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी बनता है, इसका नाम है बिजनेस प्लान। इसका फीचर्स क्या है, ये रिटन डॉक्यूमेंट है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार बनाते रहना पड़ता है, हर कुछ टाइम के बाद आपको प्लान डेवलप करना पड़ता है। ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये एक्सप्लेन करता है आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को। ये एक टाइप का ब्लूप्रिंट या रोड मैप है कि काम कैसे करोगे। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्लान, कितना दिन में क्या काम कंप्लीट होगा उसका एक ड्यूरेशन पूरा बताता है। ये आपका बिजनेस प्लान का फीचर्स है। अब कुछ एक मिथ्स है बिजनेस प्लान के बारे में, मतलब गलत धारणा, गलत चीज मानते हैं हम लोग बिजनेस प्लान के बारे में। लोग बोलते हैं बिजनेस प्लान लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं। इतना प्लानिंग बनाना फालतू का एक टाइप का खर्चा लग्जरी है, जरूरत नहीं है इसका, तो गलत मिथ है। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये भी गलत मिथ है, क्योंकि आप बिगिनिंग में इतना टाइम स्पेंड करोगे तो आगे आपकी चीजों में टाइम कम लगेगा। रिक्वायरमेंट इन न्यू, लोग मानते हैं नया बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, नया बिजनेस या स्टार्टअप में। ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहा है उसको और प्लानिंग का क्या दरकार है, बट ये भी गलत मिथ है। हर समय बिजनेस सिनारियो एनवायरनमेंट बदलता रहता है। वन टाइम एक्सरसाइज ओनली है, बोलते एक बार बना लो दोबारा करने दरकार नहीं, ये भी गलत है, आपको कंटिन्यूसली करते रहना पड़ता है। अगला आता है रैशनल और डेवलपिंग बिजनेस प्लान। एक बिजनेस प्लान बनाने के लिए अगर हम अंकिता को बोले तो अंकिता क्या क्या लॉजिक्स लगाएगी उसको, क्या क्या रैशनल लॉजिक यूज करेगी उसको बनाने के लिए। सबसे पहला बात, उसका पूरा प्लानिंग बनाते वक्त फोकस होगा मेन प्रोजेक्ट के गोल के ऊपर। मेन टारगेट क्या है उसी पे फोकस करके पूरा रिपोर्ट बनेगी। चेक फिजिबिलिटी, वो फिजिबिलिटी पहले चेक कर लेगी। शुड बी अट्रैक्ट इन्वेस्टर, और ऐसा बिजनेस प्लान होना चाहिए जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे। तो देखो आगे हम लिखा बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान का क्या फायदा है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस, जनरेट न्यू आइडिया, इंक्रीज क्लैरिटी, helps in business long run vision and plan, serve as a controlling tool, help in hiring people, develop marketing roadmap, attract investors, create timelines for every activity, help in business valuation, deal with professionals, develop new alliances। ये सारे चीजों के लिए आपको बिजनेस प्लान का दरकार है। इनमें कोई पॉइंट है जो समझाने का या पढ़ के नॉवल लगा आटी गई?
टाइमिंग ऑफ डेवलपिंग बिजनेस प्लान। एक बिजनेस प्लान डेवलप करने का टाइमिंग क्या होना चाहिए आपको, कब बनाना पड़ेगा बिजनेस प्लान? व्हेन न्यू आइडिया इज जनरेटेड, जब एक नया आइडिया है तो उसके ऊपर प्लानिंग बनाना जरूरत होता है। व्हेन ग्रोथ इज रिक्वायर्ड, व्हेन टू अट्रैक्ट न्यू बिजनेस पार्टनर, नया पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, नया इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है। जब मार्केट में, इंडस्ट्री में या सोसाइटी में रैपिड चेंजेस आए, या जब बिजनेस बहुत बड़े ट्रबल में फंसा हुआ है, यानी सर हर सिचुएशन में बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है। जब नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया, मतलब नया बिजनेस स्टार्ट किए तब भी, जब बिजनेस को ग्रोथ यानी एक्सपेंड करना है तब भी, जब नए पार्टनर या नए इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है तब भी, जब मार्केट में चेंजेस आए, सोसाइटी में चेंजेस आए तब भी, और जब बिजनेस मुश्किल में हो तब भी। यानी हर सिचुएशन में। ये जो मिथ बोला था ना कि सिर्फ नया बिजनेस को लगता है, ये गलत था। स्टेक होल्डर इन बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान बनाते वक्त कौन कौन स्टेक होल्डर होते हैं उसमें, इंटरनल एक्सटर्नल, कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, मतलब किन किन को सोच के आपको बिजनेस प्लान बनाना, किन किन लोगों का फायदा सोच के आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। तो इंटरनल में आपको प्रमोटर, एंटरप्रेन्योर, मैनेजमेंट टीम, की रिक्रूट्स यानी आपका सीईओ, सीएफओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और एम्प्लॉइज, ये स्टेक होल्डर होंगे बिजनेस प्लान में। मतलब इनसे इनपुट लेना पड़ता है, इनके बारे में सोच के प्लान बनाओ और इनसे भी इनपुट लो। और एक्सटर्नल में कौन हो गए, इन्वेस्टर, पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर, ट्रेड ग्रुप्स यानी ट्रेड यूनियन एंड ऑल, गवर्नमेंट, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कंज्यूमर, यानी सर ऑलमोस्ट हर आदमी जो बिजनेस से कनेक्टेड है, इंटरनली या एक्सटर्नली, वो सारे बिजनेस प्लान के भी स्टेक होल्डर होंगे। आप स्टेक होल्डर का डेफिनेशन पहले भी पढ़े हो, हाँ यही लोग थे। लेकिन अगर कोई हाँ प्लान के अगेंस्ट में होगा, बाकी सब अगर प्लान के मतलब साथ है, नहीं, मेजोरिटी रूल चलता है बिजनेस में। डिसीजन मेकिंग में बेटा मेजोरिटी रूल चलता है, जो मेजोरिटी बोलेगा वो आप करो, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मिनी या लीन प्लान, जो मतलब हार्डली 10 से 12 पेजेस का हो, जिसमें हम हाईलाइट करेगा फुल लेंथ प्लान जो मेरा आने वाला है, उसका हाईलाइट्स यहाँ पे डालेगा, की पॉइंट्स। मेरा बिजनेस का कंसेप्ट यहाँ पे मेंशन करेगा कि हम बिजनेस क्या चीज का करने जा रहे हैं, मेरा फाइनेंशियल नीड कितना है, मार्केटिंग नीड कितना है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये यहाँ पे डालेगा। इसको बोलते हैं मिनी प्लान या फिर लीन प्लान। ये 10 से 12 पेजेस का होगा। इसके बाद हम बनाएगा कॉम्प्रिहेंसिव और फॉर्मल प्लान। ये फुल लेंथ बिजनेस प्लान होगा, जिसमें पूरा एग्जीक्यूटिव समरी, कंपनी का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, टारगेट मार्केट क्या है, मेरा प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, मेरे गोल्स क्या होंगे, मेरे माइलस्टोन्स क्या होंगे, मेरा टीम क्या होगा, मैनेजमेंट टीम का फाइनेंशियल फोरकास्ट क्या होगा, फाइनेंस के बारे में, ये सब के बारे में डिटेल होगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट बनाएंगे प्रेजेंटेशन प्लान। देखो अब ये जब हम इन्वेस्टर और शेयर होल्डर के पास जाते हैं या बैंकर के पास जाएंगे, उसको इतना बड़ा प्लान तो हम दिखा नहीं सकते ना बैठ के। उसको समझाने जाएंगे तो क्या हम 100-200 पेज का पूरा बुकलेट लेके बैठेंगे? एक पीपीटी बना लेते हैं ना, पीपीटी, वही है प्रेजेंटेशन प्लान। तो देखो लिखा ही है कंप्यूटर प्रेजेंटेशन या पीपीटी एक्सेट्रा। इसमें पॉइंटर की तरह बातों को लिखेंगे, पॉइंटर्स ऑफ स्टैंडर्ड बिजनेस प्लान। मेरा मिशन, मेरा स्टेटमेंट 20 to 30 मिनट्स का होना चाहिए पीपीटी, जिसमें हम ऑलमोस्ट अपने बिजनेस का जो कॉम्प्रिहेंसिव और मिनी प्लान था उसमें से हाइलाइट्स यहाँ पे डाल सके पॉइंटर की तरह। नेक्स्ट बोला 1 पेज प्लान। ये सारे प्लान का 1 पेज में समरी होती, 1 पेज समरी इन ए सिंगल पेज, ऑल पॉइंट्स ऑफ मिनी प्लान, क्विक ओवरव्यू के लिए, जिसको बिजनेस पिच भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बिजनेस पिच। ठीक है, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मिनी प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, प्रेजेंटेशन प्लान एंड 1 पेज प्लान। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस स्टेज। तो स्टार्टअप यानी जो पहली बार प्लान बने, इसको आप एक तरीके से फिजिबिलिटी प्लान बोल सकते हो, क्योंकि सबसे पहले तो फिजिबिलिटी प्लान ही बनाते हैं ना आपने। हाँ। तो यहाँ पे देखो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया स्टार्टअप बिजनेस प्लान के ब्रैकेट में लिखा फिजिबिलिटी प्लान। ये प्रायर टू फॉर्मल और मिनी प्लान बनता है टू चेक द वायबिलिटी ऑफ द वेंचर। यानी सर आप इसको फिजिबिलिटी प्लान ही बोलिए,
वायबिलिटी वही चेक करते हैं। अगला प्लान बनता है स्टैंडिंग अप बिजनेस प्लान ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड में दूसरा है स्टैंडिंग, मतलब वैसा प्लान जो हर समय काम लगेगा ही, एक बार बनाएंगे लॉन्ग टर्म तक यूज होगा, और चेंज भी होगा तो बहुत टाइम के बाद होगा, परमानेंट प्लान जिसको आप बोल सकते हो। देखो लिखा है स्टैंडिंग अप बिजनेस प्लान वंस प्रिपेयर्ड एंड कंटिन्यू, एक बार बनाया और वो कंटिन्यू रहेगा। हाईलाइट की पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज, इसमें की पॉलिसीज और की स्ट्रेटेजीज को हाईलाइट करेंगे। मेरा ऑपरेशनल प्लान क्या है, देखो ऑपरेशनल प्लान बार बार बदलेगा थोड़ी ना, हम प्रोडक्शन का प्रोसेस थोड़ी ना बदलते रहेंगे। मेरा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान लॉन्ग टर्म में मेरा टारगेट्स क्या है, वो बदलेगा नहीं, एक बार सेट कर लो। हम कौन सा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, मेरा फाइनेंस के बारे में क्या सोच है, ये सब जो मेरे कॉम्प्रिहेंसिव सोच होते हैं जो बार बार बदलेंगे नहीं, वो जब एक जगह नोट डाउन करते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडिंग बिजनेस प्लान। ठीक है। और आखिरी बोला ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ऑडियंस, इंटरनल बिजनेस प्लान और एक्सटर्नल बिजनेस प्लान। टारगेट ऑडियंस अगर मेरा इंटरनल है, मतलब एम्प्लॉय मैनेजमेंट फाउंडर्स, इनके लिए प्लान एक अलग होता है, और बाहर वालों को दिखाने के लिए मतलब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो भी पड़े, इन्वेस्टर, पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर, ट्रेड ग्रुप या एसोसिएशन, गवर्नमेंट, बैंक, इंस्टीट्यूशंस, कंज्यूमर्स, इनके लिए जो प्लान बनता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बिजनेस, उनको दिखाने के। ठीक है। अलग प्लान क्यों बनता अलग इसलिए क्योंकि इंटरनल मैनेजमेंट को अलग पॉइंट्स पे फोकस करना होता है और एक्सटर्नल अलग एंगल से चीज़ों को देखती है, तो जो जिस एंगल से देखता है उस एंगल से उसको दिखाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंटरनल्स को मतलब नहीं है लेकिन एक्सटर्नल्स को मतलब है, और उल्टा भी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंटरनल मैनेजमेंट को मतलब है। एम्प्लॉइज कितना अपॉइंट करेंगे ये एक्सटर्नल को मतलब थोड़ी ना है ना। फाइनेंस में कितना स्टाफ होगा, अकाउंट्स में कितना स्टाफ होगा, ये बात आपके कस्टमर को जान के क्या होगा, वो इंटरनल है। बहुत सारी ऐसे बातें होती है जो इंटरनल मैनेजमेंट के मतलब की होती है लेकिन एक्सटर्नल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक स्कूल में टीचर का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, इससे स्टूडेंट को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर। तो ये इंटरनल बातें होगी। लेकिन हमारे यहाँ किस डिग्री के कौन से टीचर है, इससे स्टूडेंट को फर्क पड़ता है अट्रैक्ट होने में। कह रहे भाई यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाते हैं, एमबीएस पढ़ाते हैं, तो वो पॉइंट आपको अट्रैक्ट करेगा, है ना। हाँ सर। यहाँ पे आपका इंटरनेशनल प्लान। अब ये देखो प्लानिंग का पूरा फॉर्मेट क्या होता है, हम आपके बुक से उठाए इसको। सबसे पहला पेज होगा कवर पेज एंड टेबल ऑफ कंटेंट। दूसरा पेज होगा एग्जीक्यूटिव समरी, जिसमें मेरा बिजनेस क्या है इसको डिफाइन करेंगे, मेरा प्रोडक्ट और सर्विस क्या होने वाला है, मेरा मार्केट कौन होगा, मेरे कलकत्ता में बेचेंगे कि पूरे इंडिया में कि इंटरनेशनल, मेरा एंटरप्रेन्योर का टीम क्या होगा, मेरा फाइनेंस को लेके समरी खाली, मेरा मेन मिशन, मेरा मेन विजन क्या है, ये एग्जीक्यूटिव समरी में होगा। अगला पेज आएगा बिजनेस डिस्क्रिप्शन, अगला पेज में बोलो अगला टॉपिक आएगा रिपोर्ट में बिजनेस डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मेरा पूरा बिजनेस को डिस्क्राइब करेगा, मेरा रेलेवेंट बिजनेस क्या चल रहा है उसका हिस्ट्री देगा, हम पूरा हम अब तक क्या प्रोडक्ट क्या सर्विस का काम किया है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देगा। बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री एंड मार्केट, हम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो समझाएगा उस रिपोर्ट में, मेरा मार्केट कैसा कैसा है वो समझाएगा, उसको एनालाइज करेगा, मेरे अपने इंडस्ट्री का हम बैकग्राउंड देगा, हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, मेरा अभी बिजनेस का साइज कितना बड़ा है, मेरा इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स क्या क्या है और क्या क्या मेरे को बैरियर्स है, मेरा कम्पिटिटिव एनालिसिस, मेरे कस्टमर के बारे में एनालाइज देगा, सॉरी कंपटीटर के बारे में कि कंपटीटर कौन कौन है, मेरे बिजनेस राइवल में और मेरे में क्या फ़र्क है, मेरे को वहाँ से क्या थ्रेट्स है, इस मार्केट में मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी है। मार्केटिंग एनालिसिस का एक पेज होगा, वहाँ मेरे मार्केट का साइज कितना है ये बताएंगे, मतलब हम कितना, मान लो प्रोडक्ट का 100 पीस बिकता है दुनिया में, तो मेरा अपना मार्केट कितना होगा, हम 20 पीस बेचने को टारगेट कर रहे हैं, मेरा ग्रोथ का कितना उम्मीद है, मेरा टारगेट मार्केट कौन कौन सा है, एंटिसिपेटिंग द बिजनेस वैल्यू प्रोपोजिशन, मेरे बिजनेस का वैल्यू का परसेंटेज क्या होगा ओवरऑल मार्केट के हिसाब से। मार्केटिंग प्लान बनाएंगे जिसमें मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, मेरा मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कस्टमर के वैल्यूज कैसे बढ़ाएंगे हम, मेरा मार्केटिंग मिक्स वो 4 पीस था ना, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, हाँ उनके बारे में एनालिसिस होगा इसके अंदर।
मेरा सर्विसेज और वारंटीज क्या क्या होगा, मेरा मार्केट का लीडरशिप, हम मार्केट को कितना लीड करने का पोजीशन में और कितना लीड करना चाहते हैं, मेरा ऑपरेशंस प्लान क्या होगा, हम क्या क्या फैसिलिटीज मशीनरीज वगैरह यूज करेंगे, मेरा स्टॉक के बारे में, इन्वेंट्रीज कितना होगा, कहाँ से आएगा, मेरा डे टू डे ऑपरेशंस क्या क्या होगा, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बिजनेस में बिगिनिंग में प्रॉफिट्स नहीं होते, लेकिन आप एटलीस्ट ट्राई करोगे कि लॉस भी ना हो, तो आप एक ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हो, इतना माल कम से कम बेच लेंगे तो हम लॉस नहीं खाएंगे। आप मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़े हो ना? हाँ सर। उसमें बताता ना बीईपी निकालना वैल्यूज में और यूनिट्स में, तो वो यही तो है कि कितना पीस बेचें या कितना रुपया का सामान बेचें कि एटलीस्ट लॉस तो नहीं खाएंगे। ठीक है। मैनेजमेंट समरी होगा, जहाँ पे मेरा टीम कौन कौन है मैनेजमेंट में, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसको क्या नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल, एक्सपर्टाइज है। टीम और यूनिट में मेरा पूरा टीम के बारे में इंट्रोडक्शन होगा इस पेजेस में। उसके बाद बनेगा मेरा फाइनेंशियल प्लान, जहाँ पे हम जो मेरा बुक्स ऑफ मेरा ये जो रिपोर्ट को पढ़ेगा उसका पर्सपेक्टिव से हम डिटेल देंगे, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है बिजनेस में कितना खर्चा लगेगा, किस किस वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, फिक्स कैपिटल कितना लगेगा, कितना रुपया कहाँ से रिकवर हो जाएगा। तो देखो अगला बोला ना, स्पेसिफाई बिजनेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना कैपिटल किस फील्ड में रिक्वायर्ड होगा, वर्किंग, फिक्स, रॉ मटेरियल के लिए कितना, लेबर के लिए कितना वर्किंग कैपिटल, फिक्स में मशीनरी के लिए कितना, लैंड के लिए कितना। मेरा फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस देगा, हम अगले 3 साल में कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमा सकते हैं, 5 साल में कितना, 10 साल में कितना, तो प्रोजेक्शंस देना। इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब पीएल बना के देना, बैलेंस शीट देना, कैश फ्लो देना, मेरा कुछ असम्पशंस है वो लिखना। ब्रेक इवन एनालिसिस हम कैलकुलेट कैसे किया उसका कैलकुलेशंस देना, रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना है, और फाइनेंशियल रिटर्न मतलब ROI, IRR ये सब कितना है, तो ये सब डिटेल फाइनेंशियल रिपोर्ट में होगा। और लास्ट होगा अपेंडिक्सेस एंड माइलस्टोन्स, मतलब मेरा डॉक्यूमेंट अटैचमेंट और मेरा टाइमलाइन क्या होगा। माइलस्टोन मतलब होता है टाइमलाइन, कौन सा काम कितना दिन में खत्म हो जाना चाहिए, टारगेट्स। फ्यूचर का गोल, हाँ और फ्यूचर का गोल भी तो मिला। फ्यूचर का गोल तो बेटा हम इसमें दे दिया, ये मेरा जो एग्जीक्यूटिव समरी है, ठीक है। तो ये सब हम रिपोर्ट में देगा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बिजनेस प्लान का फॉर्मेट। अब छोटा छोटा 1-2 टॉपिक और है और ये चैप्टर खत्म होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये शायद आखिरी पेज, 2 पेज और है तो खत्म हो जाए। अब आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जो अभी आप पीछे प्लानिंग बनाए हो ना, बिजनेस प्लान, जी सर, उसी का सेगमेंट पार्ट है ये, रिपोर्ट करना, अलग अलग रिपोर्ट बनाना। तो बेस फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये रिपोर्ट है। देखो फिजिबिलिटी स्टडी था बिजनेस करना है कि नहीं, बिजनेस प्लान था कि ये बिजनेस कैसे करना है, मेरा आगे के लिए टारगेट्स क्या है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपने प्लान को, उसमें मेरा क्या सोचना है। तो देखो लिखा है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है बेस फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इट इज अ रिकॉर्ड फॉर असर्टेनिंग फैक्ट्स, सर्टेन फैक्ट्स का ये रिकॉर्ड्स। देखो यहाँ पे फीचर्स में क्या लिखा है, रिटन डॉक्यूमेंट है, ये कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है। हम बिजनेस में जो भी सच्चाइयाँ हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उनको एक फॉर्मेट में सजा के फिगर्स की तरह देगा। फिक्स सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड सुटेबल फॉर गाइडेंस, हेल्प इन इंटरनल कम्युनिकेशन। कौन डिपार्टमेंट क्या काम करेगा ये इसमें लिखा होगा, तो इंटरनल कम्युनिकेशन में मदद करेगा। इन्वेस्टर और बैंकर ये रिपोर्ट मांगते हैं कि आप अपना प्लान तो बना दिए, बताइए ये प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करें, समझाइए हमको, तभी हम आप में पैसा लगाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव है ये रिपोर्ट बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मस्ट बी यूनिक, सबके जैसा कॉमन रिपोर्ट बना दोगे तो आपको बैंक फाइनेंस नहीं देगा, इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। कस्टमाइजेबल मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर बैंक बोले इस रिपोर्ट में हमको ये चीज़ गड़बड़ लग रहा है, आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है आइए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते,
मतलब फ्लेक्सिबल इनफ होना चाहिए। जी सर। और ये जो बिजनेस प्रोजेक्ट प्लान्स है, ये आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको रिस्क को कम करते हैं। तो रैशनल्स ऑफ डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय क्या क्या बात ध्यान रखना चाहिए। ये बिजनेस प्लान का एक्ट होना चाहिए, मतलब बिजनेस प्लान लागू कैसे होगा, ये उसका अगला स्टेज है। प्रोवाइड डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन देता है कौन सा काम कैसे करना है। ट्रैक ओवरऑल प्रोजेक्ट हेल्थ, आपका प्रोजेक्ट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो ट्रैकिंग में मदद करता है। चेक फिजिबिलिटी, एंटिसिपेट रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, हेल्प इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हेल्प इन अदर डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, एंश्योर सर्वाइवल, आइडेंटिफाई मेजर रिस्क, हेल्प इन प्लानिंग, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, एसेस एंटिसिपेटेड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कुछ नहीं सर, ये बिजनेस प्लान ही है, बट ये बिजनेस प्लान का अगला स्टेप है जो इम्प्लीमेंटेशन में काम आता है। ठीक है, जैसे देखो अब आपको समझ में आएगा क्या होता क्या है। देखो अगला ही क्वेश्चन आपको समझा देगा। कंपोनेंट्स ऑफ टिपिकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कंपोनेंट क्या क्या होता है। कंपोनेंट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन का बात। देखो सबसे पहले बोला नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ वेंचर। आप कंपनी बनाओगे, सोल प्रोप्राइटरशिप की पार्टनरशिप, किस फॉर्मेट में आपका बिजनेस करना सही होगा। तो आपका बिजनेस प्लान में आपका जो ऑब्जेक्टिव टारगेट है उसी के बेस पे डिसीजन होगा। अगला बोला बैकग्राउंड एक्सपीरियंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, आप पहले काम क्या किए हो, आपके प्रमोटर का एक्सपीरियंस क्या है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, आपको फिक्स्ड एसेट, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, एचआर, इनमें कितना कितने लोगों को रखोगे, पूरा ब्रेकअप। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्राइस क्या रखोगे प्रोडक्ट का, क्वालिटी कौन सा मेंटेन करोगे। देखो आप 10 रुपया में एकदम हाईफाई वाला आइसक्रीम नहीं दे सकते, मैग्नम जैसा। तो आपको डिसाइड करना होगा, आप क्वालिटी हाई रखोगे तो प्राइस क्या होगा, क्वालिटी लो वाला का प्राइस क्या होगा। प्रोडक्शन का प्रोसेस, टाइम टू कंप्लीट ईच प्रोसेस और स्टेप, हर स्टेप कितना कितना टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। प्रोडक्शन का बात हो रही। डिटेल ऑफ सप्लायर, नेम, कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, कंपटीटर कौन कौन है, उसका नेचर, उसका ट्रेंड, उसका डिमांड, उसका स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, एक जगह नोट डाउन करना। आपका ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, आपका ब्रेक इवन पॉइंट, लोकेशन, आपका लेआउट क्या होगा, मतलब कहाँ पे फैक्ट्री में कौन सा मशीन, कौन सा डिवीजन कहाँ बैठेगा। फाइनेंशियल कंसिडरेशन में आपका कैपिटल, कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी, यानी ये कुछ नहीं, ये बिजनेस प्लान का ही पार्ट हो गया। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, उनका हमेशा एक कॉपी जेरॉक्स करके रखना। ये सब हो गया। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर ओवरऑल प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट बनाए हो इसका ये जो फिगर लिख दिए कि आपको 4 मशीन लगेगा। आप लिख दिया आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट लगेगा। क्यों लगेगा, क्यों, आप कैसे 3 ही सोचे, क्यों नहीं 5 सोचे, क्यों नहीं 1 सोचे। आप वर्किंग कैपिटल में लिख दिया हमको 10 लाख रुपया लगेगा, क्यों नहीं 12 लाख सोचे, क्यों नहीं 8 लाख सोचे। इसका कोई तो कैलकुलेशन का एविडेंस होगा ना आपका। तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाए हो पूरा, इसके एविडेंसेस, ये आपका आखिरी कंपोनेंट होगा उस रिपोर्ट का। ठीक है, ये था प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शायद आखिरी टॉपिक आएगा। प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये वो रिपोर्ट है बेटा जो सिर्फ और सिर्फ जो लोग हमको लोन देने वाले हैं उनके पास जाते हैं। एक तरीके से बोल सकते। तो यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है प्रेजेंटेड टू पोटेंशियल स्पॉन्सर, डोनर और क्लाइंट। जो आपको पैसा देने वाला है या आपका जो क्लाइंट बनने वाला है, बड़ा क्लाइंट, उनको ये रिपोर्ट देते हैं। रिक्वेस्ट फॉर सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल मदद के लिए इसमें रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन देता है क्या कर रहे हो, क्या टारगेट है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो प्रॉब्लम पढ़ेंगे तभी तो उनको लगेगा या पैसा लगाएं कि नहीं। तो देखो यहाँ पे बोला इसका टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिसिटेशन, मतलब एक 2 टाइप का होता है, सॉलिसिटेड प्रोजेक्ट, अनसॉलिसिटेड प्रोजेक्ट।
होता क्या है समझना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है ब्रैकेट। देखो पहले सॉलिसिटेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रपोजल क्या होता है? बाय एन एंटिटी टू एन अथॉरिटी इन रिस्पॉन्स टू अ फॉर्मल एडवर्टीजमेंट दैट इज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आप एक एंटिटी हो, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपसे कोई रिपोर्ट मांगा फॉर्मली, इस चीज के ऊपर हमको एक रिपोर्ट बना के दो, कितना खर्चा आएगा वो सब, और आप उसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करते हो। देखो एग्जांपल हम लिखा, लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट गिव्स कोटेशन इन रिस्पॉन्स टू अ गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर अ बैंक ऑडिट और एनी अदर प्रोजेक्ट। एक बैंक ऑडिट का एडवर्टीजमेंट आया, ठीक है, बैंक बोला जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इस ऑडिट के लिए अप्लाई करना चाहता है अपना पूरा खर्चा का डिटेल बना के दे, कितना दाम में कर देगा काम। जो सस्ता कोटेशन देगा बैंक तो उसी को काम देगा। तो ये हो गया सॉलिसिटेटेड प्रोजेक्ट प्रपोजल। मेरे से कोई एडवर्टीजमेंट दे के मेरा प्रपोजल मांगा और फिर हम प्रपोजल बना के दिए। आपको और एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। मेरा मान लो हम स्कूल में टीचर है, मेरे को मेरा इंस्टीट्यूट मतलब जैसे मान लो हम एशियन में टीचर है, तो मेरे को मेरा स्कूल बोला कि अपने यहाँ पे सीए का क्लासेस भी चालू करते हैं, तो बताओ उसके लिए आपके पास क्या क्या एक्सपेंडिचर लगेगा, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। फिर स्कूल डिसीजन लेगा यहाँ पे 11th में नॉर्मल पढ़ाई के साथ सीए का क्लासेस भी चालू करने की। तो वो मेरे से मांगा ना प्रपोजल, हाँ, मेरा हायर अथॉरिटी, तब हम प्रपोजल बना के दिया। ये ऑफिशियली अनऑफिशियली दोनों हो सकता है। इसमें भी दो टाइप हो गया, सॉलिसिटेड प्रोजेक्ट प्रपोजल में भी दो टाइप हो गया, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। ऑफिशियल मतलब वो मेरे से एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट में लिख के मांगा, और एक मेरे से ओरली बोल दिया था नीरज इसका प्रपोजल बना के देना। एस्टिमेटेड। हाँ, अब आता है अनसॉलिसिटेटेड प्रोजेक्ट प्रपोजल। मेरे से कोई मांगा नहीं, हम खुद दिया बना के। सॉलिसिटेटेड मतलब कोई मांगे तब देना, अनसॉलिसिटेटेड मतलब मेरे से कोई मांगा नहीं, हम खुद दिया। जैसे लिखा, लाइक अ कॉमर्स फैकल्टी गिव प्रपोजल टू हायर अथॉरिटी टू स्टार्ट सीए क्लासेस इन स्कूल। हम खुद से एक प्रोजेक्ट बना के दिया, प्रपोजल बना के दिया स्कूल को कि मेरे को यहाँ पे सीए का क्लासेस स्टार्ट करने का मन है और ये मेरा प्लान और प्रपोजल है। अब बोलिए आप लोगों को ये करने लायक है कि पिछले वाला में मेरे से स्कूल मांगा तो हम दिया जी, और यहाँ पे मांगा नहीं, हम खुद से दिया। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस को बोला कि आप लोग अपने यहाँ पे ई फाइलिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, इनका भी प्रैक्टिकल क्लासेस कराइए। बोलिए क्या प्रपोजल आप, तो आपका कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को ये डिटेल बना के दिया। जी, और एक होता है स्कूल कॉलेज खुद यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया कि हम लोग ये चीज का क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं और हमारा ये प्रपोजल। एक हो गया ये ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिसिटेशन, ये दो टाइप का हो गया। अगला बोला ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी टू हुम द प्रपोजल इज एड्रेस्ड। ये प्रपोजल किसको जा रहा है? अगर इंटरनल जा रहा है मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हम अपने स्कूल को दे रहे हैं, हम उस स्कूल में जॉब करते हैं, मतलब एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। और एक्सटर्नल मतलब हम स्कूल टीचर, हम सीबीएसई को प्रपोजल दे रहे हैं, जी, तो एक्सटर्नल हो गया टू अदर अथॉरिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है रैशनल्स फॉर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट प्रपोजल। एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते हुए क्या क्या बात ध्यान में रखना चाहिए? सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन का एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इसमें सारा प्रेजेंटेशन आ जाना चाहिए। एक्ट एज अ पोटेंशियल फंडिंग टूल, लोगों से फंड अरेंज करने के लिए टूल है एक तरीके। वाइटल फॉर प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के काम आता है। एंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू द स्पॉन्सर, जो मेरे को पैसा देने वाला है उसको समझ में आए, पूरा ऐसा होना चाहिए, इजीली समझ में आए उसको। पोटेंशियल सेल्स डॉक्यूमेंट, ये एक टाइप का सेल डॉक्यूमेंट है, हम अपना प्रोजेक्ट बेच रहे हैं किसी को, ये मार्केटिंग टूल है, अट्रैक्ट करने का तरीका है। टिपिकल फॉर्मेट वही है, एग्जीक्यूटिव समरी होगा सबसे पहले। सेकंड पेज होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इस प्रोजेक्ट से ढूंढ रहे हैं। विजन स्टेटमेंट, मेरा विजन क्या है, मेथड एंड अप्रोच क्या होगा, क्या प्रपोज बेनिफिट्स हमको मिल सकता है, हम क्या डिलीवरी करके देंगे प्रोजेक्ट से, सक्सेस क्राइटेरिया क्या है मेरा, डेडलाइन कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा, कॉस्ट एंड बजट,
हम कितना खर्चा में ये काम कर लेगा, मेजरमेंट, हाउ फाइनल इवेल्युएशन कैसे होगा कि सही हुआ कि गलत हुआ, ये सब बातें इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होनी चाहिए। ठीक है, अगला हमें लास्ट पॉइंट दिया, डिफरेंस बिटवीन, ये 4 टॉपिक पढ़े ना इसके अंदर, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट प्रपोजल। फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, ये वायबिलिटी बताता हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बेस देता है प्लानिंग का, बिजनेस प्लान स्ट्रेटेजीज है इम्प्लीमेंटेशन का, और प्रोजेक्ट प्रपोजल अट्रैक्ट करने का तरीका है, स्पॉन्सर या जो आदमी उनको पैसा दे सकता है उसको। ठीक है, सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, उसके बाद बिजनेस प्लान बनता है, उसके बाद प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो 1 2 3 4 हम एरो एरो करके लिखा। तो ये था आपका चैप्टर 7। ठीक, चैप्टर 9 बेटा 1 पेज का और चैप्टर खत्म। अगले 10 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और चैप्टर में कुछ है नहीं। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या समझ में आया? लाइन पड़ गई, नाम पड़ गई? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नहीं, मोबिलाइजेशन मतलब होता है रिसोर्स अरेंजमेंट। एक बिजनेस करने उतरे हो बेटा, तो रिसोर्स को अरेंज कैसे करोगे? मोबिलाइज करना मतलब रिसोर्सेज अलग अलग जगह होते हैं ना, उनको एक जगह लेके आना। देखो कैपिटल बैंक में पड़े, बैंक से हमको लेना पड़ेगा लोन के रूप में। लेबर मेरे अलग अलग जगह रहते हैं, एडवर्टाइज करके उनको बुलाना पड़ेगा। मशीन्स अलग अलग जगह मिल सकता है, रॉ मटेरियल अलग अलग जगह मिलता है। सारे बिजनेस रिसोर्सेज को एक जगह लाने को बोलते हैं मोबिलाइज करना, मूव करवाना। तो देखो यहाँ पे बोला पहले तो रिसोर्सेज क्या है? कुछ नहीं बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हो ना 4? क्या थे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में? लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मतलब वो जो बिजनेस करेगा, जो आदमी रिस्क लेगा। तो वही तो बोला, प्रोडक्शन फैक्टर को जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एनर्जी, नॉलेज, एक्सपर्टाइज, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सबको एक जगह इकट्ठा करना। तो देखो बिजनेस रिसोर्सेज कितने टाइप का होगा? ऑन एलिमेंट बेसिस, एलिमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल रिसोर्स, मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्स और इंफॉर्मेशनल रिसोर्स यानी इंफॉर्मेशन। 4 रिसोर्स होते हैं एलिमेंट वाइज, फाइनेंस, मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स और इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑन सिंप्लिसिटी बेसिस 2 टाइप के होते हैं, रेड्यूमेंट्री और सोफिस्टिकेटेड। रेड्यूमेंट्री मतलब एकदम बेसिक रिसोर्स, और सोफिस्टिकेटेड मतलब थोड़े कॉम्प्लेक्स या अलग टाइप के रिसोर्स। तो रेड्यूमेंट्री में देखो एग्जांपल लिखा, लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, ये हर बिजनेस का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है ना। जी सर। लेकिन सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, अलग अलग बिजनेस का अलग अलग टेक्नोलॉजी लगेगा। एजुकेशन में अलग टेक्नोलॉजी लगेगा और मैन्युफैक्चरिंग में अलग टेक्नोलॉजी। मेरा यहाँ लैपटॉप और इंटरनेट से काम हो जा रहा है, अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो। लेकिन यही हम मैन्युफैक्चरिंग करने बैठता कोई चीज़ का, मान लो साबुन बनाता, तो क्या मेरा लैपटॉप और इंटरनेट से काम हो जाता क्या? नहीं, यानी टेक्नोलॉजी एकदम डिफरेंट लगता, मशीन्स लगती है और लगते हैं। लेकिन बेसिक जो है लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, ये सब बिजनेस में कॉमन है ना? हेलो, वॉइस आ रहा है? सर आपका साउंड कट हो रहा है। अभी ठीक है? अभी ठीक है वॉइस? हेलो, सर कट हो रहा है। अभी भी कट रहा है? सर अभी ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको बोला है रुडिमेंट्री मतलब बेसिक रिसोर्स, और सोफिस्टिकेटेड मतलब टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स जो हर बिजनेस में डिफरेंट होंगे। फिजिकल एग्जिस्टेंट बेसिस पे 2 टाइप के रिसोर्स होंगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब बोला कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, प्रोक्योरिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। आपको जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस को लेके आना, एक्वायर करना या प्रोक्योर करना, खरीदना या अरेंज करना, यही है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब। तो देखो हम यहाँ पे 3 कंपोनेंट लिखा है इसका, रिसोर्सेज
मतलब जो प्रोडक्शन में काम आने वाला एलिमेंट होगा। मैकेनिज्म मतलब उनको लाना फिजिबल है कि नहीं ये चेक करना। और रिसोर्स पार्टनर कौन कौन होगा जो हमको ये रिसोर्स प्रोवाइड करे। ठीक है। अब आता है एलिमेंट ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो सबसे पहले आपको रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या लगेगा। फिर बोला आइडेंटिफाइंग द रिसोर्स प्रोवाइडर, ये रिसोर्स हमको कौन कौन दे सकता है। फिर बोला एक्सपेंशन ऑफ रिलेशन विथ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्रोवाइडर, आपका रिसोर्स प्रोवाइडर के साथ आप बिजनेस रिलेशन कैसे बनाओगे, कैसे उसको बढ़ाओगे। राइट यूज ऑफ रिसोर्स, आपको ये भी प्लान करना पड़ेगा कि रिसोर्स का यूज कैसे सही ढंग से होगा। एंड सीकिंग आउट न्यू रिसोर्सेज, और हर समय पता लगाते रहना कि नया रिसोर्स क्या लग सकता है और कहाँ मिल सकता है। ठीक है। अगला बोला सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, क्यों जरूरी है इतना रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ताकि बिजनेस कंटिन्यू रहे, ताकि बिजनेस को एक्सपेंड करने में मदद मिले, मेरा इनपुट्स, मेरा रॉ मटेरियल्स अच्छा हो, और मेरे कंपटीटर के मुकाबले हम आगे रहे हमेशा, मेरा बजट को मीट करता रहे, और मेरे रिस्क एलिमेंट को कम करे। तो ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन में ये सब फायदे। आखिरी क्वेश्चन, फेजेस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सबसे पहला फेज है प्लानिंग फेज। तो असेसमेंट ऑफ रेडीनेस, मैनेजमेंट का काम है ये असेस करना तो क्या क्या लग सकता है। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ऑफ वेंचर, मतलब मेरे को कौन कौन से रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करना है, मतलब किन किन रिसोर्सेज पे ध्यान देना है। रिव्यू रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कौन कौन सा रिसोर्स कितना लगेगा ये रिव्यू करना। एनालाइज एक्सटर्नल रिसोर्स एनवायरमेंट, मतलब बाहर के लोग कौन कौन सा रिसोर्स यूज कर रहे हैं और उसमें मेरा स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है। गोल आउटकम, मेरा मेन गोल क्या है किस रिसोर्स को अरेंज करने का। आइडेंटिफाइंग द पार्टनर्स, कौन कौन है जो ये रिसोर्स दे सकते हैं, किन किन के पास मिलेगा ये रिसोर्स, कौन कौन मेरे सप्लायर होंगे, कौन कौन मेरे एसेट प्रोवाइडर होंगे। कम्युनिकेट करना उनके साथ, कैसे कम्युनिकेट करेंगे इसका प्लानिंग करना। मेरा एक्शन प्लान क्या होगा, हम टाइम टू टाइम इवेलुएट कैसे करेंगे कि हम ठीक से प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। ऑन कॉन्करेंसी ऑफ द स्ट्रेटेजिक एंड एक्विजिशन प्लान, एक्शन प्लान, और कैसे स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये पूरा जो करेंगे कैसे हर चीज, इसको एक जगह नोट डाउन करने को बोलते हैं प्लानिंग फेज। ठीक है। दूसरा हो गया इम्प्लीमेंटेशन, अब ये प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का फेज 2। तो आइडेंटिफिकेशन, वेरीफाइंग वैलिडिटी ऑफ रिसोर्स पार्टनर, वो जो इससे मान लो हम 4 सप्लायर ढूंढ के निकाले, अब कौन सा सप्लायर मेरे लिए ठीक होगा ये चेक करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, उनके साथ एंगेजमेंट, मतलब उनको प्रोजेक्ट प्रपोजल देना, उनसे मीटिंग करना, ये भी हो गया इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। उनसे नेगोशिएट करना, मतलब प्राइस को लेके फाइनलाइजेशन करना, बोल भाई कितना में देगा, डिस्काउंट कितना देगा। मैनेजिंग एंड रिपोर्टिंग, टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन, टाइम टू टाइम रिसोर्स प्रोवाइडर से कम्युनिकेट करना, मैनेजमेंट को बताना कि रिसोर्स प्रोवाइडर क्या बताया, कौन सा सप्लायर क्या रेट में देने को तैयार है, कौन डिस्काउंट देगा, कौन नहीं देगा। कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आया उस मीटिंग्स का और का, इसको एक जगह नोट डाउन करना हो गया फेज 2। और फेज 3 है इवेल्युएशन, ये मेरे काम सही ढंग से हो रहे हैं कि नहीं, फाइनल चेकिंग। तो आउटलाइन रिपोर्ट करना, मतलब आउटकम जो निकल कर आया वो सही आया कि नहीं आया। तो इंसिडेंस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, क्या सक्सेस रहा और क्या फेलियर रहा इस पूरा रिसोर्स को अरेंज करने में, मतलब कहाँ कहाँ मेरा काम सक्सेसफुली हुआ और कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुई, मेरा टारगेट मीट्स नहीं हुए, हम क्या इससे लेसन सीखे, और रीओरिएंटेशन, अब आगे इस प्लानिंग को वापस ठीक कैसे करें, जो गलतियाँ उनको कैसे सुधारें। तो 3 स्टेज है, फेज 1 में प्लानिंग करना, फेज 2 में उसको इम्प्लीमेंट करना, और फेज 3 में उसको इवेलुएट करना कि हम जो इम्प्लीमेंट किए वो ठीक है कि नहीं। ठीक, ये देखो आपका बुक इसी का चार्ट बना के लिए। प्लानिंग फेज में बोला स्कैनिंग ऑफ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इंटेलिजेंटली इंफॉर्मेशन गैदर करना। प्लानिंग स्टेज 2 इम्प्लीमेंटेशन में बोला रिस्क एनालाइज करना, प्रपोजल्स बनाना, बजट बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना। और फेज 3 में बोला आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू गैप, गैप्स कहाँ कहाँ रह गए। हम सोचे थे 10 रुपया में काम हो जाएगा, मेरा 12 रुपया लगा। हम सोचे थे
मेरा इतना रॉ मटेरियल में काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा लग गया। और नया अपॉर्चुनिटी कहाँ का है, कौन कौन और है आगे जो हमको सस्ता रॉ मटेरियल दे सकते हैं, हम रिसोर्स सस्ता अरेंज कहाँ से कर सकते हो। कैलकाटा में महंगा मिलता है, मुंबई में पता चला कि वहाँ पे कम रेट में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो वहाँ से बातचीत करना, मतलब नया नया अपॉर्चुनिटी ढूंढना। ये था फिर, ये थे आपके 2 चैप्टर।